वेलकम बैक टू सलीम बायोजोन एकेडमी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि ये चैनल आपका है। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, जो है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए, और ऑन दिस बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको नीट और एम्स एग्जाम में। तो चलिए चलते हैं रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए है क्या? रेप्लिकेशन इज सिंथेसिस ऑफ टू आइडेंटिकल डॉटर स्ट्रैंड्स डीएनए स्ट्रैंड्स फ्रॉम वन पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड। यानी कि हम एक पेरेंट डीएनए से दो डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं, इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। सो सिंथेसिस ऑफ टू आइडेंटिकल डॉटर डीएनए स्ट्रैंड्स या molecules from one parental DNA molecule. और molecule, यानी एक पेरेंट डीएनए से हम बना रहे हैं दो डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल्स। ये जो रेप्लिकेशन है, इट इज semi-conservative. Replication is semi-conservative, bidirectional and semi-discontinuous. तो रेप्लिकेशन किस तरह का है? रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव, रेप्लिकेशन इज बाई डायरेक्शनल, रेप्लिकेशन इज सेमी डिसकंटिन्यूअस। इनका हर एक मीनिंग हम देखते हैं। रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव, ये हमने ऑलरेडी इसके पहले पढ़ा है मिचेल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट में, फिर भी हम एक बार रिपीट करते हैं। सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन में होता क्या है? फॉर एग्जाम्पल, ये है आपका एक डीएनए मॉलिक्यूल, ये है पेरेंट डीएनए, हम अब इसे दो डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। अब जो दो डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल्स बनेंगे, अब एक से हमने दो डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल्स बनाया, ये दोनों डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं। बट अब देखिए, इन डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल्स में ये जो व्हाइट मैंने ड्रॉ किया है, ये है ओल्ड पेरेंट का स्ट्रैंड, पेरेंटल स्ट्रैंड, पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड। और ये जो मैंने ऑरेंज कलर में ड्रॉ किया है, ये वाला, ये है न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड। तो एक पुराना वाला एक नया वाला। सो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन का मतलब है द टू डीएनए डॉटर डीएनए स्ट्रैंड्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड, जो डॉटर डीएनए स्ट्रैंड्स बने
उनमें एक पुराना वाला पेरेंट का डीएनए स्ट्रैंड होगा और दूसरा न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड होगा। Now this type of replication is called as semi-conservative replication of DNA. Now the basic process of replication in case of prokaryotes and eukaryote is same. जो बेसिक प्रोसेस है रेप्लिकेशन का वो दोनों में सेम है, बट स्टिल देयर आर सम डिफरेंसेस। क्या डिफरेंसेस हैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में? नाउ प्रोकैरियोट्स में देखते हैं पहले। ये जो प्रोकैरियोट्स है इनमें अमाउंट ऑफ डीएनए बहुत कम है। अमाउंट ऑफ डीएनए इज लेस, क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही सर्कुलर डीएनए है। लेकिन वही यूकैरियोट में न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे क्रोमोसोम्स हैं। बहुत सारे क्रोमोसोम्स है का मतलब है बहुत सारे डीएनए पीसेस हैं, यानी अमाउंट ऑफ डीएनए इज मोर और अमाउंट ऑफ डीएनए इन प्रोकैरियोट इज लेस। दूसरा, प्रोकैरियोट्स में रिमेंबर साइज ऑफ डीएनए इज लेस। डीएनए का साइज, लेंथ भी बहुत कम है, लेकिन यूकैरियोट में इसका लेंथ बहुत बड़ा है। ठीक है। नाउ फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं प्रोकैरियोट के डीएनए को देखता हूं, यह है प्रोकैरियोट का डीएनए। ठीक है। नसे यहां पर रेप्लिकेशन अगर समझो यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो रेप्लिकेशन इस तरफ भी होगा डीएनए के और इस तरफ भी होगा डीएनए के। सो रेप्लिकेशन इस तरफ भी होगा और इस तरफ भी होगा, तो रेप्लिकेशन डीएनए के दोनों तरफ हो रहा है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज बाइडायरेक्शनल। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज व्हाट? बाइडायरेक्शनल रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। आई होप दोनों आपको क्लियर हो गए, सेमी कंजर्वेटिव और बाइडायरेक्शनल। एक बचा है सेमी डिसकंटिन्यूअस, हम आगे प्रोसेस जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे हम उसको देखेंगे। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट मैकेनिज्म ऑफ रेप्लिकेशन। नाउ मैकेनिज्म ऑफ रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन यानी सिंथेसिस ऑफ न्यू डॉटर डीएनए स्ट्रैंड्स, है ना। तो रिमेंबर, replication always takes place in 5' to 3' direction. So replication always takes place in 5' to 3' direction. Now, अब एक क्वेश्चन यहां नीट पर पूछा गया था। रिमेंबर, ये जो रेप्लिकेशन है एक पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट होता है। सो रेप्लिकेशन स्टार्ट्स एट ए स्पेसिफिक पॉइंट और उस पॉइंट को हम बोलते हैं ओराइल साइट या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट। ना प्रोकैरियोट्स में एक ही ओराई साइट है। प्रोकैरियोट्स हैव अ सिंगल ओराई एंड इन यूकैरियोट्स देयर आर मेनी ओराई एंड यूकैरियोट्स have many
ओराई साइट, यानी बहुत सारे ओराई साइट हैं। ऐसा क्यों? प्रोकैरियोट्स में सिंगल, यूकैरियोट्स में बहुत सारे। इसका वजह है प्रोकैरियोट्स में जो डीएनए का अमाउंट है वो बहुत कम है। डीएनए अमाउंट इज लेस। वही यूकैरियोट्स में डीएनए का अमाउंट बहुत ज्यादा है। कैसे? हमें मालूम है न्यूक्लियस में, यूकैरियोट्स न्यूक्लियस में बहुत सारे क्रोमोसोम्स हैं। ह्यूमन बीइंग में 46 क्रोमोसोम्स हैं, और 46 क्रोमोसोम का मतलब है 46 पीसेस ऑफ डीएनए, तो उसका अमाउंट बहुत ज्यादा हुआ यूकैरियोट में। दूसरा डिफरेंस है प्रोकैरियोट में जो लेंथ ऑफ द डीएनए है वो भी कम है। सो लेंथ और यू से साइज इज शॉर्ट और इट इज ऑल्सो लेस। तो रिमेंबर, प्रोकैरियोट्स में रेप्लिकेशन डीएनए का अमाउंट बहुत कम है, इसीलिए एक ही पॉइंट से शुरू होगा और खत्म भी हो जाएगा। लेट्स सी, इफ आई लुक एट प्रोकैरियोटिक डीएनए, अगर मैं प्रोकैरियोट के डीएनए को देखता हूं तो यह है प्रोकैरियोट का डीएनए, जो एक ही डीएनए है और ये सिंगल एंड सर्कुलर। इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स डीएनए सिंगल है और सर्कुलर है। तो समझो फॉर एग्जांपल यहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट है, मैं इसको लेबल करता हूं ओराई साइट। यहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट करता हूं, तो ये है, तो ये तो पेरेंट का डीएनए है और यहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होने वाला है। रेप्लिकेशन इस तरफ भी होगा डीएनए के, और रेप्लिकेशन इस तरफ भी होगा, यानी नया डॉटर स्ट्रैंड सिंथेसिस डीएनए के इस तरफ भी होगा और इस तरफ भी होगा। इसीलिए हमने बोला था डीएनए रेप्लिकेशन इज बाय डायरेक्शनल। आई होप यू अंडरस्टूड नाउ। बाय डायरेक्शनल। लेकिन यूकैरियोट्स में रिमेंबर डीएनए का साइज बहुत अलग है, तो लेट्स सी उसको भी देखते हैं ना। ये है यूकैरियोट्स का डीएनए। दिस इज यूकैरियोटिक डीएनए। फॉर एग्जाम्पल समझिए यूकैरियोट्स में बहुत सारे ओराई साइट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर एक ओराई साइट है, आई लेबल इट एज ओ, और यहां पर एक ओराई साइट है, लेबल इट एज ओ। तो रिमेंबर, जब रेप्लिकेशन होगा डीएनए में, ठीक है, यहां से भी स्टार्ट होगा और वो इस डायरेक्शन में भी होगा और इस डायरेक्शन में भी होगा। यहां से भी रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा और वो इस डायरेक्शन में भी होगा और इस डायरेक्शन में भी होगा। सो इट टेक्स प्लेस इन बोथ द डायरेक्शन। दैट्स व्हाई डीएनए रेप्लिकेशन इज बाय डायरेक्शनल। नाउ ये है ओराई साइट। तो एट द टाइम ऑफ रेप्लिकेशन ये जो ओराई साइट है, यहां से डीएनए स्ट्रैंड को अलग किया जाएगा, यहां से अलग किया जाएगा, यहां से अलग किया जाएगा। तो लेट्स सी अलग जब करेंगे तो कैसे दिखता है। तो यहां पर एक ओराई साइट है, यहां पर एक ओराई साइट है। दिस इज आई लेबल इट एज ओ। जब ये अलग होगा तो रिमेंबर ये कैसे दिखेगा।
तो ये ओराई साइट है, लेबल इट एज O। सो ये डीएनए अलग हो गया। अब यहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होना है, तो रेप्लिकेशन इस डायरेक्शन में भी होगा, इस डायरेक्शन में भी होगा, इस डायरेक्शन में भी होगा, इस डायरेक्शन में भी होगा। तो हमेशा याद रखिए रेप्लिकेशन ओराई साइट से जो डीएनए अभी खुला नहीं है उस डायरेक्शन में होगा। सो रिमेंबर द ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ द रेप्लिकेशन इज दिस और दिस। तो ओवरऑल डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा, यानी खुली हुई जगह से बंद वाली जगह पर ना। अगर मैं इसका ओआरआई का ये जो बड़ा सा स्ट्रक्चर बना है इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन बबल। इसको रेप्लिकेशन बबल बोलते हैं। अगर मैं इस रेप्लिकेशन बबल का हाफ पार्ट लूं, समझो मैं इतना पार्ट लूं, हाफ पार्ट लूं, तो ये हो गया हाफ पार्ट। सो दिस हाफ पार्ट ऑफ द रेप्लिकेशन बबल, इसको मैं बोलता हूं रेप्लिकेशन फोर्क। रेप्लिकेशन फोर्क। और इसी रेप्लिकेशन फोर्क के बेसिस पर हम आगे पूरा रेप्लिकेशन प्रोसेस समझने वाले हैं। स्टेप्स इन्वॉल्व इन रेप्लिकेशन। There are 5 steps involved in replication. 1. Unwinding. Or unzipping of parental DNA molecule. तो पेरेंट के डीएनए को खोलना। सेकेंड, प्राइमर फॉर्मेशन। थर्ड, elongation. Fourth, synthesis of leading and lagging strand. And fifth, joining of Okazaki fragments. So these are the 5 basic steps of replication. So let's understand replication step by step in detail. Now first step of replication, that is unwinding or unzipping of parental DNA molecule. Now we know this is the parental DNA molecule. Now the 2 strands of the DNA, we already know they have opposite direction. One strand runs with 5' 3' direction and other strand runs with 3', 5' direction. And these 2 strands they are connected to each other by hydrogen bonds. तो ये है hydrogen bonds. Now breaking these hydrogen bonds and separating the 2 strands of the parental DNA is known as unwinding or unzipping of DNA. So unwinding का मतलब क्या हुआ? Breaking hydrogen bonds and separating the 2 strands of the DNA. So breaking hydrogen bonds and separating
पेरेंटल डीएनए। नाउ डिफरेंट एंजाइम्स आर इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। तो हम एंजाइम के पहले नाम लिख लेते हैं। फर्स्ट एंजाइम जो है उसका नाम है हेलिकेज। दूसरा एंजाइम जो है इट इज कॉल्ड एज सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। इसको हम SSB भी बोलते हैं, SSB। इसका और एक नाम है हेलिक्स डीस्टेबलाइजिंग प्रोटीन और इट इज ऑल्सो नोन एज HDP, हेलिक्स डीस्टेबलाइजिंग प्रोटीन। जो थर्ड एंजाइम है इसका नाम है टोपोआइसोमरेज और जो फोर्थ है वो है गायरेज। सम पीपल स्पेल इट एज जायरेज। नाउ ये है 4 एंजाइम जो अनवाइंडिंग ऑफ पेरेंटल डीएनए में इन्वॉल्व है। लेट्स सी ये क्या करते हैं। ये जो हेलिकेज है, हेलिकेज breaks the hydrogen bond and separate the 2 strands of the DNA. You can remember hydrogen H helicase, ठीक है। तो रिमेंबर ये हेलिकेज क्या करेगा, फॉर एग्जांपल समझो यहां पर है ओराई साइट, यहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होना है। सो हेलिकेज रिकॉग्नाइजेस द ओराई साइट, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट, एंड यहां से हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ेगा और 2 डीएनए स्ट्रैंड्स को अलग करेगा। तो लेट्स सी कैसे करता है। तो हेलिकेज breaks the hydrogen bonds and separate the 2 strands of the DNA. तो ये है ओराई साइट यहां पर। Now to break one hydrogen bond, helicase uses 2 ATP. तो ये एक्टिविटी किसकी हुई, हेलिकेज की। तो हेलिकेज breaks the hydrogen bond. Helicase breaks hydrogen bond and to break one hydrogen bond it uses 2 ATP and separate the 2 strands of the DNA. जब ये DNA स्ट्रैंड को सेपरेट करेगा तो एक बबल लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, जैसे हमने पहले बोला था, इट इज कॉल्ड एज रेप्लिकेशन बबल। नाउ यू कैन आस्क मी वन मोर थिंग, सर पूरा डीएनए एक साथ अलग कर दो ना, इतना ही जगह क्यों, बाय ओनली स्पेसिफिक प्लेस पूरा डीएनए सेपरेट कर दो? ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मैं दोनों डीएनए स्ट्रैंड्स को अलग करता हूं हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़कर, तो रिमेंबर डीएनए बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, एक वजह है। दूसरा, देयर आर लैक्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, बहुत सारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। अगर सभी हाइड्रोजन बॉन्ड्स हम एक साथ तोड़ेंगे तो हमारी बॉडी में जितनी भी एनर्जी है वो कम पड़ जाएगी। तो इसीलिए थोड़ा सा ही जगह ओपन होगा, नया डॉटर स्ट्रैंड बनेगा, फिर थोड़ा ओपन होगा, फिर नया स्ट्रैंड बनेगा, फिर थोड़ा ओपन होगा, फिर नया स्ट्रैंड बनेगा। एम आई क्लियर ना? अच्छा, अब मैंने आपको क्या बोला था, हम रेप्लिकेशन बबल का हाफ पार्ट अगर मैं लूं तो उसको मैं बोलते हैं हम लोग रेप्लिकेशन फोर्क। तो मैं सिर्फ हाफ पार्ट ले रहा हूं, ठीक है। यू कैन सी इट नाउ हियर। तो अब ये डीएनए अलग हो गया और ये है हमारा हेलिकेज।
So this is H यानी हेलिकेज. So हेलिकेज का काम breaking the hydrogen bonds and separating the two strands of the DNA. Now ये जो दो स्ट्रैंड अलग हुए हैं they tend to recoil. ये फिर से वापस जुड़ सकते हैं, पहले जैसे कॉइल हो सकते हैं. क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर अट्रैक्शन बॉन्ड्स. Am I right? तो ये दोनों स्ट्रैंड फिर से जुड़ सकते हैं. इट इज हाउ you take a rope and from the one end you open the rope, then you lift the rope, separated two ropes, again they recoil. So the separated strand tend to recoil back. तो ये recoiling फिर से ना जुड़े, this is prevented by single stranded binding protein. तो single stranded binding protein so next enzyme क्या करेगा? The separated strand tend to recoil and recoiling is prevented by SSB और helix destabilizing protein HDP. ये नीट लेवल पूछा गया क्वेश्चन है. Now one more thing, ये जो अब ये कौन है हमारा? SSB है. ये जो SSB है इसका ये ऑक्टामर फॉर्म में है, सॉरी टेट्रामर फॉर्म में है. इट इज प्रेजेंट इन टेट्रामर फॉर्म. रिमेंबर, तो अब ये हमारे दो डीएनए अलग हो गए, फिर से इनको रिकॉइल होने से रोकेगा कौन? सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन और एचडीपी. अब जब ये दोनों स्ट्रैंड अलग होंगे तो अपोजिट साइड में यानी इस साइड में टाइट कॉइलिंग होगी. सिंपल, आप एक रोप लीजिए, खोलिए, जैसे आप रोप को खोलेंगे आगे की तरफ कॉइलिंग और टाइट होती जाएगी. तो इसको बोलते हैं सुपर कॉइलिंग. इसको बोलते हैं सुपर कॉइलिंग या पॉजिटिव कॉइलिंग. पॉजिटिव कॉइलिंग क्यों हुआ? ड्यू टू सेपरेशन ऑफ टू स्ट्रैंड्स. एम आई राइट? तो ये जो सुपर कॉइलिंग वजह से ये जो हेलिकेज है इसकी एक्टिविटी कम हो सकती है, रुक जाएगी, क्योंकि हेलिकेज टाइट कॉइलिंग नहीं निकाल सकता. वो सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेगा और डीएनए स्ट्रैंड्स को अलग करेगा. तो ये जो सुपर कॉइलिंग हुई है ड्यू टू सेपरेशन ऑफ टू स्ट्रैंड्स ऑफ द डीएनए यानी हेलिकेज की वजह से, दिस सुपर कॉइलिंग इज रिमूव्ड बाय टोपोआइसोमरेज. अच्छा, सुपर कॉइलिंग, पॉजिटिव कॉइलिंग, टाइट कॉइलिंग, टाइट टोपोआइसोमरेज, हाइड्रोजन बॉन्ड हेलिकेज. सो आई होप यू अंडरस्टूड. हेलिकेज का काम क्या हुआ? हाइड्रोजन बॉन्ड्स को, ओआरआई को पहचानो, रिकॉग्नाइजेस द ओआरआई एंड ब्रेक्स द हाइड्रोजन बॉन्ड एंड सेपरेट द टू स्ट्रैंड्स. सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन का क्या काम है? जो सेपरेटेड स्ट्रैंड है वो फिर से रिकॉइल ना हो, ये देखना उसका काम है. टोपोआइसोमरेज डीएनए स्ट्रैंड सेपरेट होने की वजह से जो हेलिकेज के आगे इन फ्रंट ऑफ द हेलिकेज जो सुपर कॉइलिंग, टाइट कॉइलिंग, पॉजिटिव कॉइलिंग बनी उसको निकालना. अब क्वेश्चन आता है, ये टोपोआइसोमरेज ये जो टेंशन बना है यहां, जो टाइट कॉइलिंग बनी है उसको कैसे निकालता है? टोपोआइसोमरेज क्या करेगा? ये जो टाइट कॉइलिंग हुई है यहां पर एक कट लगाएगा. तो यानी कि दो रोप जो सेपरेट है उसमें से एक रोप को कट करेगा, कट लगाएगा छोटा सा. नाउ ये जो कट है इसको हम बोलते हैं निक, निक और कट. So topoisomerase release
टेंशन और टाइट कॉइलिंग by forming a nick. Remember, then again reseal भी कर देगा, टेंशन जब लूज हो जाएगा तो reseal भी कर देगा. Because of this property, टोपोआइसोमरेज का और एक नाम है निक एंड रिलीज एंजाइम. इसका और एक नाम क्या है? निक एंड रिलीज एंजाइम. अब दूसरा है लास्ट वन गायरेज. गायरेज ये आपको मिलेगा सिर्फ प्रोकैरियोट्स में. इट इज फाउंड इन प्रोकैरियोट्स एंड इट एक्ट्स एज हेलिकेज एंड टोपोआइसोमरेज. तो ये हेलिकेज की तरह भी काम करेगा टोपोआइसोमरेज की तरह भी काम करेगा ना. अब दो डीएनए स्ट्रैंड्स अलग हो गए. नाउ यू कैन आस्क मी अ क्वेश्चन, सर डीएनए स्ट्रैंड्स को, पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड्स को हमें अलग क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि ये जब सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बनेगा तभी डीएनए पॉलीमरेज नया डीएनए स्ट्रैंड बनाएगा. सो डीएनए पॉलीमरेज ओनली एक्ट्स ऑन सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए. That is why it is necessary to separate the two strands. अब जब दो स्ट्रैंड सेपरेट हो गए, सेपरेट होने की वजह से ड्यू टू सेपरेशन ऑफ टू स्ट्रैंड्स a Y-shaped structure is produced. You can see it's a Y-shaped structure. Now this is called as replication fork. Now so this region is known as replication fork. Now second step, that is primer formation. ये है दो स्ट्रैंड जो अलग हुए हैं, two separated strands. One strand has 5 prime 3 prime direction, other strand has 3 prime 5 prime direction. This is our helicase, this is SSB, and this is topoisomerase or nick एंड रिलीजिंग एंजाइम जो टाइट कॉइलिंग निकालता है. हमें मालूम है रेप्लिकेशन ऑलवेज टेक्स प्लेस इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन. सो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होता है. फर्स्ट थिंग. सेकेंड, अब ये जो दो सेपरेटेड स्ट्रैंड्स हैं दे एक्ट एज अ टेम्पलेट. Two separated strands, DNA strands, acts as template. No, template मैं बोलूंगा act as a mirror. Mirror. तो मतलब क्या है? ये है एक सेपरेटेड स्ट्रैंड, ये है दूसरा सेपरेटेड स्ट्रैंड. अब इसको देखते हुए, ये जो सेपरेटेड स्ट्रैंड है इसको देखते हुए यहां पर इस डायरेक्शन में एक नया स्ट्रैंड बनेगा जो डॉटर स्ट्रैंड है. नाउ सिंथेसिस ऑफ न्यू डॉटर स्ट्रैंड requires addition of nucleotides. यानी अगर आपको यहां नया डॉटर डीएनए स्ट्रैंड बनाना है इसके अपोजिट में यहां पर, तो आपको न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करना पड़ेगा. एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. और ये न्यूक्लियोटाइड्स ऐड कौन करेगा? यानी नया डॉटर डीएनए स्ट्रैंड बनाएगा कौन? सो न्यूक्लियोटाइड्स आर एडेड बाय डीएनए पॉलीमरेज 3.
सो मैं ऐसे बोल सकता हूं, जो नया डॉटर डीएनए स्ट्रैंड कौन बना रहा है? डीएनए पॉलीमरेज 3। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं, द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर रेप्लिकेशन इज डीएनए पॉलीमरेज 3। और ये आपको बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क को पूछा जा सकता है। ठीक है, मैं 3 क्यों बोल रहा हूं? देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेज, हम उसको बाद में देखेंगे ना। डीएनए पॉलीमरेज 3 को और एक नाम है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज 3। मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये सेपरेटेड डीएनए स्ट्रैंड को यूज कर वो नया डीएनए स्ट्रैंड बना रहा है। तो ये नया स्ट्रैंड बनाने के लिए डीएनए के ऊपर डिपेंड है, इसीलिए इट इज कॉल्ड एज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज 3। तो एम आई क्लियर? तो पहला पॉइंट क्या याद रखना है? डीएनए रेप्लिकेशन ऑलवेज टेक्स प्लेस इन 5 प्राइम 3 प्राइम डायरेक्शन। जो दो स्ट्रैंड अलग हुए हैं ये वाले, दे एक्ट्स एज टेम्पलेट टू सिंथेसाइज न्यू डॉटर स्ट्रैंड्स। और नया डॉटर स्ट्रैंड कैसे बनता है? बाय एडिंग न्यूक्लियोटाइड्स। और न्यूक्लियोटाइड्स कौन ऐड कर रहा है? डीएनए पॉलीमरेज 3। नाउ ये जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है, दिस डीएनए पॉलीमरेज 3, डीएनए पॉलीमरेज 3 adds nucleotides to free 3 prime OH group। सो डीएनए पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड किसको ऐड करता है? 3 प्राइम OH ग्रुप, जो फ्री होना चाहिए, लेकिन यहां कहीं पर भी OH ग्रुप नहीं है। सो कहीं पर भी OH ग्रुप नहीं है। सो और एक एंजाइम है जिसका नाम है आरएनए प्राइमेज। आरएनए प्राइमेज ये क्या करेगा? एग्जैक्टली अपोजिट टू सेपरेटेड डीएनए स्ट्रैंड एक छोटा सा प्राइमर बनाएगा। इसको बोलते हैं आरएनए प्राइमर। So RNA primase forms a small stretch of RNA primer. Small stretch मतलब कितना? 18 to 22 न्यूक्लियोटाइड्स। अब देखो, अगर ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, तो ये वाला हुआ 5 प्राइम। अगर ये 5 प्राइम है तो ये हुआ 3 प्राइम, दैट इज OH। अब प्राइमर बनने की वजह से फ्री OH ग्रुप जनरेट हुआ एंड जनरेट्स 3 प्राइम OH ग्रुप। अब द डिफरेंस बिटवीन, मैंने बोला दिस इज आरएनए प्राइमर, इट इज नॉट अ डीएनए। सो द डिफरेंस बिटवीन दिस डीएनए एंड दिस आरएनए प्राइमर इज, देखो अगर यहां पर G है तो यहां पर वो ऐड करेगा, C है तो G ऐड करेगा, G है तो C ऐड करेगा, लेकिन यहां पर अगर T है तो यहां पर A ऐड करेगा, और यहां पर A है लेकिन यहां पर वो T ऐड नहीं करेगा, इट विल ऐड U। क्योंकि आरएनए में T नहीं रहता है, T is absent in RNA. In place of T, uracil is present. So the difference between RNA primer and the DNA, in place of T, RNA primase adds uracil. Now, these two, this is the RNA strand and this is the DNA. Am I right? ये है हमारा DNA. But this one is RNA. As you can see it here, this is RNA. And this is DNA. Now these two are connected by hydrogen bonds, and
इज टुगेदर कॉल्ड एज, इन दोनों को हम एक साथ बोलते हैं द डीएनए एंड द आरएनए प्राइमर, टुगेदर दे आर कॉल्ड एज डीएनए आरएनए हाइब्रिड। सो ये वाला जगह, this piece, this is DNA RNA hybrid. I hope you understood. अब प्राइमर, this is प्राइमर, प्राइमर बनने की वजह से 3 प्राइम पर कौन आ गया, फ्री OH आ गया। अब इन OH को, to this OH DNA polymerase can add nucleotides and synthesizes the strands। अब डायरेक्शन देखो, मैंने बोला था रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए ऑलवेज टेक्स प्लेस इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, अगर ये 5 प्राइम है तो ये 3 प्राइम होगा। सो इट ऑलवेज टेक्स प्लेस इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। नाउ द थर्ड स्टेप, दैट इज इलोंगेशन। नाउ प्राइमर इज फॉर्म्ड, प्राइमर प्रोवाइड्स फ्री OH group and to this free OH group DNA polymerase 3 can add deoxyribose nucleotides, इनको न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करता जाएगा और नया डीएनए स्ट्रैंड बनाएगा। बट बिफोर एडिशन ऑफ deoxyribose nucleotides, न्यूक्लियोटाइड ऐड करने से पहले द न्यूक्लियोटाइड्स आर एक्टिवेटेड। तो लेट्स सी पहले कैसे एक्टिवेट होते हैं। सो बिफोर एडिशन ऑफ deoxyribose nucleotides, DAMP, DGMP, DCMP, DTMP, ये है deoxyribose nucleotides। All these nucleotides first they are activated, पहले इनको एक्टिवेट किया जाएगा and they are converted into DATP, DGTP, DCTP and DTTP, यानी मोनोफॉस्फेट is converted into ट्राइफॉस्फेट। मैं आपको एक ड्रॉ करके दिखा देता हूं। समझो ये है एक बेस, फॉर एग्जांपल दैट इज एक एडेनिन, इसके ऊपर एडेनिन मोनोफॉस्फेट, तो इसके ऊपर एक फॉस्फेट है और ये है उसका 5 प्राइम एंड, और यहां पर उसके 3 प्राइम एंड पर है OH। तो अब ये जो एक फॉस्फेट है इसमें और 2 फॉस्फेट ऐड हो जाएंगे, तो अब कितने फॉस्फेट हो गए? टोटली 3 फॉस्फेट हो गए। दैट्स व्हाई दे ऑल आर कन्वर्टेड इनटू ट्राइफॉस्फेट। सो बिफोर एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, the deoxyribose nucleotides are activated and converted into triphosphate। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फॉस्फोरिलेशन। So they are phosphorylated and activated. Now once they get activated, now क्या होगा देखो, ये जो ट्राइफॉस्फेट्स हैं, ठीक है, I'll show it one more time। तीन फॉस्फेट्स हैं, है ना, सब में, और यहां पर OH है, दिस इज 3 प्राइम। अब क्या होगा, फ्रॉम दिस 3 फॉस्फेट्स आफ्टर एक्टिवेशन 2 फॉस्फेट्स आर रिलीज्ड। 2 फॉस्फेट रिलीज हो जाएंगे, इसको बोलेंगे पायरोफॉस्फेट। So pyrophosphate is released and this activity is catalyzed by one enzyme that is called as pyrophosphatase। फॉस्फेटेज। तो ये पायरोफॉस्फेटेज क्या करेगा, 3 फॉस्फेट में से 2 फॉस्फेट रिलीज करेगा, यानी कि पायरोफॉस्फेट को रिलीज करेगा।
Now this pyrophosphate यानी 2 phosphates, then जैसे for example here, then they get separated and converted into phosphate. फिर अब ये दोनों अलग हो जाएंगे. This is one phosphate अलग हो जाएगा and this is one phosphate अलग हो जाएगा. So again back to monophosphate हुआ, याद रखना. This becomes monophosphate. तो ये monophosphate हुआ. Am I right? Now what will happen? The energy released during this dephosphorylation यानी removal of pyrophosphate, उसी एनर्जी को डीएनए पॉलीमरेज 3 यूज करेगा एंड टेक दिस न्यूक्लियोटाइड. अब ये फॉस्फेट, सो यहां पर फॉस्फेट, दिस फॉस्फेट इज गेट कनेक्टेड टू दिस 3 प्राइम OH एंड एड्स द न्यूक्लियोटाइड्स. सो नाउ डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा? इट विल टेक दिस न्यूक्लियोटाइड एंड एड्स opposite to this, जैसे A opposite to this, that is T. So like this it goes on adding the nucleotide and synthesizes the new daughter DNA strands in the direction 5 prime to 3 prime. तो remember this nucleotides, deoxyribose nucleotides, ये दो काम कर रहे हैं. These nucleotides acts as both substrate, यानी कि इसी से तो नया डॉटर स्ट्रैंड बन रहा है, so acts as a substrate and provide energy. अब क्वेश्चन आता है, सर ये एनर्जी क्या कर रहा है? एनर्जी प्रेजेंट इन दिस फॉस्फेट is used to form the bond between here. Now these two are connected, nucleotides are connected by phosphodiester bond, so provide energy to form phosphodiester bond. So 5 prime to 3 prime direction नया डॉटर स्ट्रैंड बनेगा. Now second part, the sequence of daughter strand. Daughter strand का जो sequence है, it is complementary to parental DNA strand. मतलब अगर यहाँ पर T है तो यहाँ पर A होगा, यहाँ पर A है तो यहाँ पर T होगा, यहाँ पर G है तो यहाँ पर C होगा. So the sequence of the daughter strand is complementary to the sequence of parental DNA strand. So ये है डॉटर स्ट्रैंड और ये पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड, एंड these two strands are connected by hydrogen bonds. Now synthesis of leading and lagging daughter DNA strand or molecules. As you know, this is the DNA polymerase 3. Now during replication, one daughter strand is synthesized in 5 prime to 3 prime direction, A strand, because that is the rule. Replication always takes place in 5 prime to 3 prime direction. So DNA polymerase adds nucleotides and synthesizes one strand in 5 prime to 3 prime direction. Now this strand 5 prime to 3 prime direction, पहले हम इस strand को देखते हैं. ये जो strand हो रहा है 5 prime to 3 prime direction, remember ये continuously synthesis हो रहा है और इस स्ट्रैंड को हम बोलेंगे लीडिंग स्ट्रैंड. This strand is called as leading strand because one strand is synthesized continuously in 5 prime to 3 prime direction. लेकिन अब यहाँ प्रॉब्लम फेस हो रहा है. अगर ये 5 प्राइम है तो यहाँ पर क्या होगा? 3 प्राइम. करेक्ट है? तो सिंथेसिस ऐसे तो नहीं हो सकता क्योंकि रूल क्या है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन. Am I right? तो अब प्रॉब्लम होगा ये स्ट्रैंड बनाने में. अब ये स्ट्रैंड कैसे बनेगा इसको समझते हैं. ये जो डीएनए पॉलीमरेज है, इट्स अ होलो एंजाइम. एक होलो एंजाइम है यानी कि इसके बहुत सारे एक्टिविटीज हैं, बहुत सारे सब यूनिट्स हैं. As you can see, there are 2 subunits
और ये दोनों कनेक्टेड हैं, ठीक है। अच्छा, इट इज सिंपल लाइक एक गाड़ी के दो टायर्स हैं, राइट साइड और लेफ्ट साइड के दो टायर, और दोनों टायर कनेक्टेड हैं। तो ये एंजाइम आगे की तरफ इस तरफ मूव कर रहा है, तो ये स्ट्रैंड कैसे बनेगा? टू सिंथेसाइज दिस स्ट्रैंड क्या होगा, जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स which are present in the vicinity of this DNA polymerase, I am talking about this strand. Now, इस स्ट्रैंड के, इस पॉलीमरेज के विसिनिटी मतलब उसके एरिया में जितने भी बेसिस हैं वहां पर वो डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल बनाएगा। कैसे बनाएगा? इट फॉर्म्स अ प्राइमर हियर, ये प्राइमर यहां बनाएगा। अगर ये 5 प्राइम है तो ये बना 3 प्राइम और ये बना 5 प्राइम, एंड 3 प्राइम ऑलवेज एंड्स विद OH, करेक्ट है। अब OH ग्रुप बन गया फ्री में, एंड डीएनए पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड्स को लेगा एंड सिंथेसाइजेस द पीस ऑफ डॉटर डीएनए स्ट्रैंड्स। समझ में आ रहा है? सो यहां पर प्राइमर बनेगा, रिमेंबर नाउ ओनली दिस। अब क्या होगा? नाउ दिस डीएनए पॉलीमरेज एक स्टेप आगे आएगा। When this DNA polymerase moves front, तो क्या होगा देखो। Now DNA polymerase आया यहां पर, it moves one step ahead, आगे आएगा। अब यहां का स्ट्रैंड तो कंटिन्यूअसली बनेगा because it is always having 3 prime OH group, क्योंकि ये हमेशा एंड होगा 3 प्राइम में। So it goes on adding nucleotides and goes on synthesizing the strand, which is called as लीडिंग स्ट्रैंड। अब आते हैं यहां पर प्रॉब्लम, अब ये ऐसे सिंथेसाइज नहीं कर सकता, am I right or wrong? क्योंकि टू ऐड न्यूक्लियोटाइड इट रिक्वायर्स फ्री OH, यहां तो फ्री OH है ही नहीं, 5 प्राइम फॉस्फेट है। तो therefore what it will do, again it will form a primer here। तो अगर ये 5 प्राइम है तो 100% ये 3 प्राइम होगा और ये 5 प्राइम, so 3 प्राइम means free OH। Now again it will synthesizes the piece of daughter DNA strand in this direction. So here the other strand, one strand is synthesized continuously, but the other strand is synthesized in small pieces. ये छोटे-छोटे pieces में बन रहा है, and this strand is called as lagging strand. तो लीडिंग स्ट्रैंड कंटिन्यूअसली बनेगा, लैगिंग स्ट्रैंड टुकड़ों में बनेगा। दिस वन थिंग वी नीड टू रिमेंबर। सेकंड थिंग, आपको देखने में लग रहा है दिस डॉटर स्ट्रैंड इज सिंथेसाइज्ड इन दिस डायरेक्शन, दिस डॉटर स्ट्रैंड इज सिंथेसाइज्ड इन दिस डायरेक्शन, लेकिन ओवरऑल मूवमेंट ऑफ द डीएनए पॉलीमरेज ऐसा ही है। सो द ओवरऑल डायरेक्शन इज इन दिस, am I right? But leading strand is synthesized in this direction and lagging strand is synthesized in this direction. Now later what will happen? Remember, these small pieces of daughter DNA strand, these small pieces, ये जो pieces बने हैं, these pieces or fragments of DNA are called as Okazaki fragments. The small pieces of the DNA which are present in lagging strand, they are called as Okazaki fragments. एक एम्स में क्वेश्चन भी पूछा गया था, Okazaki fragments are associated with which strand, leading or lagging? So they are associated with lagging strand. और एक डिफरेंस आपको देखने मिलेगा यहाँ पर, लीडिंग स्ट्रैंड में सिर्फ एक ही प्राइमर की जरूरत है, ओनली वन प्राइमर इज रिक्वायर्ड लीडिंग स्ट्रैंड में, बट लैगिंग स्ट्रैंड में बहुत सारे प्राइमर की जरूरत है। नाउ ये सिंथेसाइज हो गया, नाउ हेलिकेज थोड़ा सा और सेपरेट करेगा एंड द प्रोसेस कंटिन्यूज। नाउ लास्ट स्टेप ऑफ रेप्लिकेशन, दैट इज जॉइनिंग ऑफ ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। अब हमारे समझ में आ गया कि एक स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम जो कंटिन्यूअसली सिंथेसाइज होगा उसको हम लीडिंग स्ट्रैंड बोलेंगे,
और जो दूसरा स्ट्रैंड है वो टुकड़ों में बन रहा है, उसको हम बोलेंगे लैगिंग स्ट्रैंड। एंड द पीसेस ऑफ द डीएनए, उसको हम बोलते हैं ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स। नाउ लेटर वन मोर एंजाइम कॉल्ड डीएनए पॉलीमरेज 1। अब और एक एंजाइम है जिसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज 1। ये क्या करेगा, इन आरएनए प्राइमर्स को निकालेगा। It removes these RNA primers and fills the gap. इन गैप को भर देगा by deoxyribose nucleotides। क्योंकि पहले आरएनए था, यू था, याद है? अब वो निकाल देगा और यहां पर deoxyribose nucleotides यानी न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ डीएनए, उनसे गैप भर देगा। So the gap DNA polymerase 1 का गैप क्या है? Removes primer and fills the gap with deoxyribose nucleotides। तो अब गैप भर गया, फिर इन दोनों न्यूक्लियोटाइड्स को, इनको जोड़ने का काम करेगा। And the fragments, ये जो fragments हैं, they are joined by one more enzyme जिसका नाम है DNA ligase। The fragments are joined by DNA ligase। अब एक बात ध्यान रखने की क्या है, रिमेंबर जो ओवरऑल मूवमेंट है, रेप्लिकेशन है, ये इस डायरेक्शन में है। मैंने स्टार्ट में ही बोला था रेप्लिकेशन ऑलवेज टेक्स प्लेस फ्रॉम ओपन पार्ट टू क्लोज्ड पार्ट, यानी ऐसे इन दिस डायरेक्शन। क्लियर है? अच्छा, ये जो प्राइमर है, these are removed by whom? These primers are removed by DNA polymerase 1 and fills the gap। फिर इन टुकड़ों को जोड़ेगा कौन? डीएनए लाइगेज। रिमेंबर ना, अगर मैं इसको ओवरऑल पूरे डीएनए में अगर इसको मैं देखता हूं, रेप्लिकेशन प्रोसेस को अगर मैं देखता हूं, तो ये कैसे दिखाई देता है? ना ये है रेप्लिकेशन बबल, ये है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो रहा है, दैट इज ORI। रिमेंबर, अगर ये 5 प्राइम है और ये 3 प्राइम है, तो रिमेंबर ये होगा 3 प्राइम, ठीक है? ये 5 प्राइम है तो फिर ये भी होगा 3 प्राइम, तो ये 3 प्राइम है तो ये होगा 5 प्राइम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? 5 प्राइम 3 प्राइम, 5 प्राइम 3 प्राइम। अगर ये 5 प्राइम है तो ये होगा 3 प्राइम, अगर ये 3 प्राइम है तो ये होगा 5 प्राइम। और यहां देखते हैं, अगर ये 5 प्राइम है तो ये वाला एंड होगा 3 प्राइम, अगर ये 3 प्राइम है तो ये वाला एंड होगा 5 प्राइम। अब इसका रेप्लिकेशन कैसे दिखाई देता है? देखो, हमने क्या बोला था? रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस फ्रॉम द ओपन पार्ट टू क्लोज पार्ट ऑफ द डीएनए, यानी रेप्लिकेशन ओवरऑल डायरेक्शन ये वाला है, दिस इज द ओवरऑल डायरेक्शन। आप यू टेक दिस हाफ रेप्लिकेशन फोर्क और दिस हाफ एज अ रेप्लिकेशन फोर्क। आप रेप्लिकेशन फोर्क का ये वाला देखो, ओवरऑल डायरेक्शन इस तरफ है, ये वाले को देखो ओवरऑल डायरेक्शन इस तरफ है। नाउ लेट्स सी, अगर ये 3 प्राइम है तो यहां जो स्ट्रैंड बनेगा, यहां पर एक ही प्राइमर की जरूरत है, बिकॉज दिस इज 5 प्राइम, तो दिस विल बी अ 3 प्राइम और कंटिन्यूअस स्ट्रैंड इस डायरेक्शन में बनेगा। सो दिस विल बी आवर लीडिंग स्ट्रैंड।
स्ट्रैंड बनेगा यहाँ, 3 प्राइम तो 5 प्राइम नहीं बन सकता, तो दिस विल बी आवर लैगिंग स्ट्रैंड इस डायरेक्शन। अच्छा, अब इस फोर्क को देखते हैं। अगर ये 5 प्राइम है तो यहां पर जो बनेगा 3 प्राइम, तो यहां तो हमारा 3 प्राइम 5 प्राइम, 5 प्राइम तो यूज नहीं होगा। सो ये जो हमारा है लैगिंग स्ट्रैंड होगा। अगर ये वाला 3 प्राइम है तो यहां पर एक ही प्राइमर की जरूरत है, एंड दिस विल बी आवर लीडिंग स्ट्रैंड। यू लुक एट द हाफ ऑफ द रेप्लिकेशन फोर्क। अगर आप सिर्फ हाफ को देखो, 1 लीडिंग स्ट्रैंड 1 लैगिंग स्ट्रैंड। अच्छा, इसको देखो रेप्लिकेशन फोर्क को, 1 leading strand and 1 lagging strand. I hope you understood. This is the correct method to understand the replication, and this is the overall replication. Now you see, replication इस डायरेक्शन में भी हो रहा है, replication इस डायरेक्शन में भी हो रहा है. That's why replication of DNA is bidirectional. ठीक है. Now one more thing. मैंने आपको बोला था one important point, RNA primer, ये वाला, ये जो RNA primer है, इसको कौन बना रहा था? RNA primase. Primase forms primer, and here RNA is a nucleic acid and A stands for enzyme. So normally enzymes are proteins, but here in this case nucleic acid act as an enzyme, therefore this is also called as ribozyme. This is also called as ribozyme. So this is the overall process of replication of DNA. One more point, you see this lagging strand. Lagging strand क्या continuously synthesize हो रहा है? नहीं, छोटे छोटे टुकड़ों में discontinuously synthesize हो रहा है. That's why replication of DNA is semi-discontinuous. So remember, replication of DNA is semi-conservative, replication of DNA is bidirectional, and replication of DNA is semi-discontinuous. Now difference between leading and lagging strand. It's a important 2-mark board exam. Now we all know leading strand is synthesized continuously. Synthesized continuously. But lagging strand is synthesized discontinuously. Second, this leading strand synthesis requires one primer. Require only one primer. But lagging strand requires many primers. Third difference, leading strand में Okazaki fragments are absent. Okazaki fragments absent. इसमें leading strand है, but Okazaki fragments present in lagging strand. And the last difference, ये जो leading strand है ये बहुत fast grow करता है, grows faster, यानी synthesized very fast, and this one grows slower. So these are some of the major differences between leading strand and lagging strand. I hope you like my videos.
you have found my videos very informational, then please like, share, subscribe to my channel if you are new to my channel, because this is your channel.